परेशानी होती कि हमारे बेटे को कुछ दिया गया है, तो फिर मैं उसी रात भाग करके चली आई होती मैं कि कहीं आओगी कहीं जाओगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, आगे बताओ क्या कर लोगी। तो आप में से तमाम सारे लोग न्याय धर्म नीति की बातें करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक माँ अपने बेटे की हत्या का इंसाफ मांगते मांगते आज पूरे 4 साल से ऊपर गुजार दी, लेकिन अभी भी उसके हाथ कोई नतीजा नहीं आया। यह केस बड़ा जटिल है। पुलिस की डायरी में इस केस को आत्महत्या बताया गया है, लेकिन मां का कहना है कि यह आत्महत्या जैसा केस ही नहीं है, क्योंकि आत्महत्या मेरा बेटा नहीं कर सकता है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि यह केस कैसे आत्महत्या और हत्या के बीच में उलझा हुआ है। मेरे साथ वो बहादुर मां है जो पिछले 4 साल से अपने बेटे की हत्या का इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। सर, तो आपको नमस्ते है कि आप इस जमाने में लड़ रही हैं कि जिस जमाने में लोग न्याय की उम्मीदें खो चुके हैं। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम लक्ष्मी त्रिपाठी है, मैं सकरौली गांव की रहने वाली हूँ। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, जैसा नाम है उतनी बहादुर ये महिला है, और इस महिला के हौसलों को मैं सलाम करूंगा, क्योंकि ये आमतौर पर लोग लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाते हैं, लेकिन यह माँ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने को तैयार है और लड़ाई लड़ भी रही है, और वहां तक अपनी लड़ाई को पहुंचाई है जहां तक आम आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है। थोड़ा सा केस आपको बता देते हैं। 9 जून 2022 को इसी जगह पे, थोड़ा सा आप कैमरा घुमा दीजिए, इसी जगह पे इनके बच्चा जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, उसको सुसाइड दिखाया गया था। मतलब बताया गया था पुलिस की डायरी में कि इसी जगह पर बैठ के बच्चे ने सुसाइड कर दिया था। कैसे कर लिया था वो मां से पूछते हैं। तो क्या मामला था पूरा, पहले उस मामले को बता दीजिए। मामला ये था कि 8 जून को जो है मेरा बच्चा मुझसे 6 बजे बात किया। उससे बात जब मैं कर ली तो संतुष्ट हो गई। मेरे मायके में शादी थी, मैं वहीं पे गई हुई थी। शाम को मेरे हस्बैंड जो है वो गंगेश तिवारी की दुकान पे जाते हैं और वहीं पे इनको डैमेज किया जाता है। हमारा बेटा जो है उस समय अजीत मिश्रा के चचेरी बहन की शादी थी, वहां पे गया हुआ था। वहां पे कार्यक्रम चल रहा था भाई बारात आने की। फिर वहां से हमारे लड़के के पास ये फोन गया कि आपके पिताजी डीह पर गिरे हुए हैं। हमारी लड़कियों ने ही फोन किया, हमारी लड़कियों से कोई आकर के बताया था, तो लड़कियों ने फोन किया। हमारा लड़का वहां से आया डीह पे, इनको जो है देखा, हिलाने डुलाने लगा, लेकिन इनके अंदर कोई भी मतलब कुछ है था ही नहीं, एकदम अचेत पड़े हुए थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि ये उस कहानी का हिस्सा था जो रात रची जाने वाली थी। ये कहानी की शुरुआत थी कि सबसे पहले इनके पिता को, निहाल, स्वर्गीय निहाल के पिता को डैमेज किया गया। मतलब कैसे कड़ी दर कड़ी जुड़ गई इस हत्या की, वो आपको बताएंगे। फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद हमारा लड़का ले आया। ले आने के बाद जो है इनको ये गैलरी जो दिख रही है इसी में सुला दिया। बैठा था। बैठने के बाद गंगेश तिवारी के बेटे का जो है जनेऊ संस्कार की हल्दी थी। सभी रिश्तेदार जुटे हुए थे, पटीदार जुटे हुए थे। 3 लड़के एक साथ जाते हैं, सुधाकर तिवारी, शंभू तिवारी और मेरा बेटा निहाल तिवारी। उन दोनों के लिए चाय नहीं आता है, मेरे बेटे के लिए ही केवल चाय आता है। अच्छा, 3 लोग गए थे, 3 लोगों में सिर्फ आपके बेटे के लिए चाय आई? मेरे बेटे के लिए चाय गंगेश तिवारी के घर से आया। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। जब मेरा बेटा चाय पिया तो चाय पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो लगा कहने की अरे विशाल, सुधाकर का दूसरा नाम विशाल है, अरे विशाल मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तब तक गंगेश तिवारी के ही घर से हमारे बेटे के लिए नींबू पानी आया। हमारा बेटा आधा गिलास पानी पिया था, आधा गिलास पानी उसके हाथ से छूट करके गिर गया और वो कुर्सी पर ऐसे ऐसे लूज होने लगा। तो सुधाकर ने पूछा कि निहाल ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो अरे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे मेरे घर लेके चलो। पता नहीं क्या उस पानी में, उस चाय में कौन सा केमिकल था कि एक 27 वर्षीय नवयुवक, नौजवान जो हट्टा कट्टा शरीर से था, लूज हो गया। खुद उठ करके चलने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। उसको पकड़ करके सुधाकर और गंगेश तिवारी का बेटा तापस लेकर के आए। ले आने के बाद उसको अंदर बुला करके सुलाए। विनय भाटिया नाम के डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाया गया। उसके बाद जो है सब पटीदारी के लोग जब सुने कि निहाल की तबीयत खराब है, आने जाने लगे।
हमारा लड़का जो है लेटा हुआ था, उसकी आवाज लड़खड़ा गई थी। एक तरफ पिताजी लेटे हुए थे और एक तरफ बेटा लेटा हुआ था। एक तरफ हमारा बेटा, उसके बाद उसके दोस्त बैठे बैठे थे। फिर जब विनय भाटिया इलाज करके गया तो हमारे बेटे का तबीयत थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, अच्छा हुआ। तो वो मोटर चालू करके नहाया, नहा धो करके वो बच्चियों से कहा कि खिचड़ी बनवा करके हमें दे दो, तो बना करके लाई, खाया। खाने के बाद वो सो गया। उधर मैं अपने चचेरे भाई की शादी में गई थी। जब जयमाल वयमाल खत्म हो गया, हम लोग उधर से आए, तो मैं सोची कि थोड़ा सा फोन करके घर का हाल चाल ले लूं, क्योंकि शाम के टाइम में बात हुई थी बेटे से। तो जब मैं मतलब तब तक आपको घटना के बारे में, उनके तबीयत खराब के बारे में जानकारी नहीं थी? कुछ नहीं जानकारी थी। तो हालांकि मेरी बेटियों ने जब फोन लगाने लगा तो गंगेश तिवारी ये बोला कि नहीं फोन मत करो भाभी के पास, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। जब मैं जयमाल से लौट करके अपने मायके में आई तो मैं बेटे को लगी फोन लगाने, मेरा बेटा फोन उठाया ही नहीं। तो इनके मोबाइल पर मैंने फोन किया तो मेरी बेटी जो है फोन उठाई। उसके बाद मैं बोली कि निशी निहाल कहाँ है, मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा। मुझे ये था कि हो सकता है कि शादी ब्याह में गया है, बाजे बज रहे हैं, आवाज ना फोन की सुनाई दे रही हो। तो मैं जो है जब यहाँ घर पे करी कि कुछ हाल चाल मिल जाएगा, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी भैया की तबीयत खराब है, भैया सो रहा है। मैं बोली क्या बजे की बात है ये लगभग 12 बजे की बात है। 12 बजे तक मतलब भैया ठीक थे? 1 बजे की बात है, क्योंकि 2:30 बजे तक उस दिन मेरी बेटियों से मेरी बात हुई थी। तो मैं बोली कि इतनी तबीयत खराब हो गई है कि जो है वो फोन नहीं उठा रहा है, ले चलो बात कराओ उससे। तो सब ले करके आई, तो भैया मम्मी का फोन है, तो फोन ले करके बस यही बोले कि मम्मी मैं 10 मिनट के बाद फोन करूंगा। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं ये सोची कि तबीयत खराब है, धूप था, सोया हुआ है, तो इसलिए आवाज लड़खड़ा रही है। अगर ये जानी होती कि हमारे बेटे को कुछ दिया गया है तो फिर मैं उसी रात भाग करके चली आई होती। मैं 1 बजे रात तक गंगेश तिवारी हमारे घर आता जाता रहा। आकर के हमारे लड़के के कमरे में घुस करके ऐसे ऐसे कर रहा था। हमारी छोटी वाली लड़की जब आई, कही चाचा ये क्या कर रहे हैं, तो ये तो एकदम सो गया है, तो एकदम सो गया है। तो बोली क्या करने इतनी रात को आप आए हैं? तो बोला कि हमें बाल्टी चाहिए। मैं उस पुलिस वालों से, उस एसपी धवल जायसवाल से, उस विवेचक जयप्रकाश पाठक से ये सवाल कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो 12 दिन पटीदार बन करके हमारा साथ दिए, उस समय क्या इन लोगों के घर में ताला लग गया था? जब मैं अपने घर में नहीं थी, मेरे पति की वो हालत थी, मेरा बेटा उस तरह से था, तो वो बाल्टी मांगने 1 बजे रात में मेरे घर क्यों आया? क्या जरूरत थी उसे आने की? चलिए अब वो तो बातें हो गई जी। आपके बेटे का शव कब मिला? शव जो है अब तो हमको टाइम नहीं क्लियर पता है। आपको सूचना कब? हाँ, हमको सूचना मिली 6 बजे के टाइम में जी। और वो भी फोन की, यहाँ पे है नीलम नाम की देवरानी लगेगी, उसी की बेटी पहले फोन की कि बड़की मम्मी जल्दी से आ जाइए, निहाल भैया की तबीयत खराब है। तो मैं बोली कि क्या हो गया है? तो वो फोन काट दी। फिर मैं उसकी मम्मी के पास मिलाई तो नीलम ये बोली कि भाभी निहाल बाबू बेहोश हो गए हैं, आप जैसे हैं वैसे ही चले आइए। फिर मैं गंगेश तिवारी के घर फोन मिलाने लगी, क्योंकि गंगेश तिवारी के बेटे का जनेऊ था, तो शगुन उठा था। 3 बजे भोर में उनका फोन आता था कि भाभी आइए गीत गाना है, दुल्हन आइए गीत गाना है। शाम को भी 9-10 बजे तक गाना बजाना चलता रहता था। उनके परिवार के हर मेंबर का जो है फोन नंबर हमारे पास था। जब मैं इनके घर के हर सदस्यों को फोन मिलाने लगी तो सबने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। फोन नहीं उठा रहे थे? नहीं, बिजी बता रहा था। मैं 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार मिलाई तो मुझे लगा कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में। अभी उस समय भी मुझे नहीं पता है कि मेरे बेटे के साथ ये घटना घट गई है। 1 बजे रात तक मेरे घर तुम आ रहे हो, जा रहे हो, और ऐसा क्या कारण था कि सुबह भोर में ही 4 बजे हमारा नंबर पे ब्लॉक हो जा रहा है? सारे नंबर ब्लॉक, सारे। उसके घर के हर फोन से मेरा नंबर ब्लॉक था। उसके बाद मेरी बेटियों ने फोन करके, मेरी बेटियां ही जो है उसी की औरत आई, गंगेश तिवारी की औरत आई। ये बाहर से जो फाटक एक बार दिखाइए सर,
ये जो फाटक देख रहे हैं, ये बाहर से बंद था। उसकी औरत जो है, उसकी माँ देखी गंगेश तिवारी की, उसकी औरत घर में जाकर के हमारी बेटियों को जगाई है कि निहाल की तबीयत खराब है और आप लोग सो रही हैं। हमारी बेटियां रोते गिड़गिड़ाते, रोते हुए नहीं, ऐसे भागी पर आई हैं। यहाँ पे एक डायरी मिली हुई थी, गिरी हुई थी। उस डायरी को उठा करके हमारी छोटी बेटी घर में ले जाकर रखी, बड़ी वाली बेटी हमारी। किसकी थी? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है ना। डायरी मिली थी तो आप लोगों ने जमा करा दिया? नहीं, जब मैं पुलिस वाले से बोली, आरके सिंह कोतवाल से, कि सर यहाँ पे एक डायरी मिली है, उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो बोले कि जब मैं, वो कोई काम कर रहे थे, किस काम में बिजी थे मुझे नहीं पता है, रिकॉर्डिंग से पता चलेगा। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जब सारे काम कर लूंगा तो आपको जो है एक दिन आ करके जितने एविडेंस है वो सारा लूंगा। जहां मेरा लड़का बैठाया गया था वहां पे अंगुलियों के निशान उगे हुए थे। वो रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुना दूंगी, जरूरत पड़ेगी तो दे भी दूंगी। वो ये कह रहे हैं कि सारे ऑन रिकॉर्ड एविडेंस, जहाँ लड़का बैठाया गया था वहां का। तो जब ये सारी बातें कोतवाल ने कहा जी, तो एक तो सबसे पहले जो उन्होंने अंगुली के निशान थे उसका कहीं जिक्र नहीं किया। इस पूरे मामले में एफआईआर रिपोर्ट लगा दी ना। तो जो साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को अंतिम रिपोर्ट में नहीं प्रस्तुत किया गया, गवाह भी 22-24 बना दिए गए। तो आखिर ऐसा क्या है कि जिसमें आपको लगता है कि नहीं आपके बेटे की हत्या ही हुई है? देखिए, जब मेरा बेटा यहाँ बैठाया गया था तो मेरा बेटा तो रूम के अंदर सोया हुआ था। मेरे पास इतने साक्ष्य सबूत हैं जिसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। हमारे बेटे के गले पे यहाँ निशान नहीं था। कोई भी लड़का अगर जो सुसाइड करेगा तो वो कहीं लटका हुआ पाया जाएगा, यहाँ उसके निशान लगे होंगे। लेकिन मेरे बेटे का तो बस यहाँ से यहाँ तक निशान है, आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, मैंने देखा था कि कान पे भी चोट के निशान, कान पे चोट के निशान है, नाखून नीले हो गए हैं, होठ नीले हो गए हैं, ये ललाट पे जो है चोट का निशान है। एक और मैं देख रहा हूँ कि लाश उनकी यहाँ मिली थी दरवाजे पे, लेकिन पुलिस ने अपनी विवेचना में कहा कि वो घर में सुसाइड किए हुए। तो ऐसा कैसे होता है कि घर में से व्यक्ति बाहर आके बैठ जाए, सुसाइड करने वाला व्यक्ति? यही तो माथा पच्ची वाली बात है। पुलिस ने सारे एविडेंस को छिपा लिया है। हमारे बेटे का सीडीआर नहीं लगा है, हमारा बेटा कहाँ लटका, किस बेस पे आरके सिंह कोतवाल ने उसे सुसाइड बताया है। उनके पास कोई साक्ष्य सबूत होना चाहिए ना। मेरे पास तो है, मेरे बेटे की तो हत्या करके यहाँ सीढ़ियों पे बैठाया गया। तो अभी उस मामले में एफआईआर लग गई जी, तो उसके बाद आप कहीं आगे नहीं गई? काहे नहीं गए? हमारे बेटे की जब हत्या की गई है तो मैं माँ हूँ ना। एक माँ का दिल जो है जान जाता है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। जब ये आरके सिंह कोतवाल या धवल जायसवाल जी हमारे बेटे के केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दिए तो मैं प्रोटेक्ट पिटीशन डाली कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। इस बीच में 5 महीने में जो है फाइनल रिपोर्ट लगा है। एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जहां मैं न्याय के लिए नहीं गई हूँ। 5 बार तो मैं योगी जी से मिली हूँ। लास्ट में जब उन्होंने आदेश किया तो 7/11 में उन्होंने आदेश किया है। 6/11 में ही एसपी धवल जायसवाल जी ने उनके कार्यालय में ये भेजा। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 7/11 में आदेश होता है और 6/11 में ही रिपोर्ट लगा दी। एक दिन कैसे इस केस के साथ मजाक हुआ है। सिस्टम ने न्याय के नाम पर इस परिवार को मजाक बना दिया है। अब जरा बताइए, क्या इस देश में न्याय मांगना आम आदमी की बस की बात नहीं है? 21/11 में धवल जायसवाल जी ने मुझे एसपी कार्यालय में बुलाया। जब मैं वहां गई तो उनका हमसे ये पूछना था कि आप कहीं गई थी। मैं बोली कि हाँ सर मैं गई थी। जब मुझे नहीं जिले से और थाने से न्याय मिल रहा है तो मुझे जाना ही जाना है। तो कह रहे हैं उनका साफ जब कि कहीं आओगी कहीं जाओगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, आगे बताओ क्या कर लोगी। तो आज गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी से पूछताछ तो भाई मैं नहीं किया है, तो गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। तभी अभी अंतिम में आप कहाँ पहुंची हैं? मैं जो है सीबीसीआईडी तक अपने केस को लेकर के गई हूँ। विवेचना चल रही है। मुझे सीबीसीआईडी पे पूर्ण भरोसा है कि जो भी होगा न्याय पूर्ण ढंग से होगा, जो भी अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। देख लीजिए, मैं बता रहा था ना, लड़ाई एक माँ जब अपने पर उतर जाती है तो वो हर संभव कोशिश करती है, और ये लड़ाई आपके गांव से उठ के अब सीबीसीआईडी तक पहुंच गई है। देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक माँ के हौसले को मैं सलाम करता हूं, माँ की हिम्मत को सलाम करता हूं कि जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में एक घटना आपको और बता देता हूं। आपने वो बड़े विधायक की कहानी सुनी होगी कि कैसे एक केस में उन्होंने पूरे परिवार को मरवा दिया था। इनके परिवार के साथ भी वही स्थिति हुई थी। इनके दोनों बच्चों को तस्वीरें दिखा रहा हूं। दोनों बच्चियों को एक्सीडेंट में मारने की कोशिश की गई, लेकिन जाको राखे साईं या मार सके ना कोई कहानी है।
दोनों बच्चियां 2 महीने जिंदगी और मौत से गुजरती रहीं। कितना दंश झेला इस परिवार ने न्याय के नाम पर, और अभी भी परिवार को न्याय नहीं मिला। पूरे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, नहीं 4 साल पूरे 4 साल पूरे होने जा रहे हैं इस 2026 में, लेकिन अभी भी ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। देश में न्याय की स्थिति यही है। अभी आप अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी सीबीसीआईडी के उन तमाम अधिकारियों से, अपने विवेचक महोदय से, गोरखपुर के एडिशनल प्रभात कुमार सिंह से, सीईओ जो उमाशंकर यादव जी हैं उनसे, कि हमारे केस में निष्पक्ष, स्वतंत्र, ईमानदारी से विवेचना की जाए, और जो भी इसमें अपराधी हो उसे तो सजा देनी ही देनी, कराया जाए। हाटा की पुलिस ने तो मां के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन हम आखिरी उम्मीद सीबीसीआईडी की टीम से है। और कहा जाता है ना कि न्याय के रास्ते बंद नहीं होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, और लड़ाई लड़ी जाती है तो न्याय जरूर मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि इस मां को न्याय जरूर मिलेगा। मैं और सीबीसीआईडी के आला अधिकारियों से कहूंगी कि अगर जो इसमें साक्ष्य सबूत का अभाव है तो नार्को टेस्ट कराया जाए या पॉलीग्राफ कराया जाए। परिवार का, दोनों परिवारों का टेस्ट करा दिया जाए, जिससे अगर ये चीजें हो जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा। मैं यही उनसे चाहती हूँ कि इसमें पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट करवाया जाए, निष्पक्ष। मतलब माँ अपनी तरफ से हर वो जांच कराने को तैयार है जिससे इसके बेटे को न्याय मिल सके। अब ऊपर के अधिकारियों से और ऊपर के लोगों से उम्मीद है कि ये लोग जरूर इस माँ की आवाज को सुनेंगे। इस पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।